नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। आज हम 2024 के चुनाव को लेकर जो गहमागहमी पिछले कुछ महीनों से चल रही है, खासकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बारे में, उसी पे हम आज बृहद रूप से विस्तार में चर्चा करने की जा रहे हैं। आज चर्चा को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम अर्थमेटिक्स देखेंगे इंडिया और एनडीए का। दूसरे भाग में हम उनके पार्टियों के बीच और वोटर और पार्टी के बीच की केमिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरे भाग में हम जो इन दोनों गठबंधनों के बीच जो चुनौतियां हैं उनके समक्ष 2024 के चुनाव को लेके उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत में मैं आज जो हमारे मेहमान हैं वो मिस्टर भानु जोशी हैं। भानु ब्राउन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी के स्कॉलर हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, खासकर चुनाव पे, पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंसेस पे और स्टेट कैपेसिटी पे इनका काम रहा है। एक चीज मैं और जोड़ूं भानु के बारे में, वो ये कि पिछले कुछ सालों से भानु ने भारत के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान वहां पे फील्ड वर्क किए हैं और आंकड़ों के साथ साथ वहां पे वोटरों के बीच में पार्टी को लेके, उनके पार्टी के मुद्दों को लेके और जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेके काफ़ी रिसर्च किए हैं और कई सारे मीडिया प्रकाशनों में उनकी पब्लिकेशन आए। तो भानु, आपका स्वागत है। भानु, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो 2024 है वो काफ़ी अहम चुनाव होने जा रहे हैं। अहम चुनाव इसलिए कि 10 साल मोदी जी को हो जाएंगे सत्ता में आते हुए, और जो पिछले 2 महीने से जो हलचल चली है, खासकर इंडिया जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है जिसमें 26 पार्टियां हैं और एनडीए में जो 38 पार्टियां हैं, 38 पार्टियां हैं, उसको लेके जो बातचीत चल रही है, तो उसके अर्थमेटिक्स को हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके समक्ष पहले थोड़ा एक डेटा प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। वो डेटा जो है पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए जो करंट 38 पार्टियों का है और जो इंडिया अलायंस है वो जो 26 पार्टियों का है, उसने पिछले 3 इलेक्शन में कैसा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि कितने वोट मिले हैं उन्हें और कितनी सीटें प्राप्त की है, उसके बारे में दिखाऊं। तो जो टेबल 1 है हमारा, वो सबसे शुरुआत हम पिछले लोकसभा चुनाव से करते हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 45% वोट मिले थे और इंडिया अलायंस को 38% वोट मिले थे। यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि ये जो वोट शेयर है इसमें थोड़ा बहुत 19-20 होगा। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ जो 2 मेजर पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, उसमें 2 गुट बन चुके हैं और जब से ये गुट बने उसके बाद कोई चुनाव नहीं है, तो हमारे पास कोई मानक नहीं है उनके वोट शेयर को आंकलन का, तो हमने उनको कांस्टेंट रखा है दोनों अलायंस में अभी बराबर। वो क्या होगा वो हमें 2024 में दिखेगा। दूसरी बात यह है कि जो 38 और 45 यानी 7% का वोट डिफरेंस है, इसके ठीक उलट जाइए तो 2014 और 2009 में ये जो इंडिया अलायंस है इसके वोट बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। आप जब देखेंगे तो एनडीए की तुलना में इनके वोट ज़्यादा थे, लेकिन सीट का जो मामला है वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो 2019 में एनडीए को 341 सीटें मिली, 2014 में 353 जो अभी तक की सबसे ज़्यादा सीटें रही उनकी, और 2009 में 41। उसके ठीक उलट देखिए तो 2009 में इंडिया जो अलायंस है वो काफ़ी मजबूत थी, 40% वोट के साथ वो 347 सीटें जीतने में सफल हुई। तो अब जो पहला सवाल रहेगा मेरा भानु आपसे कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं उसको आप उस आंकड़ों के आधार पे 2024 का जो चुनाव है उसकी क्या तस्वीर देखते हैं, उसको आप कैसे आंकते हैं? तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो वोट शेयर देखा जाए तो इंडिया जो अलायंस है और एनडीए जो अलायंस है, इनका वोट शेयर 2019 में काफ़ी आपस में क्लोज था। 38% इंडिया का जो आप बता रहे हैं और एनडीए का 45%। तो एक चीज़ जो क्लियर है कि न्यूमेरिकली अगर इंडिया जो कोएलिशन है वो थोड़ा मेहनत करे, या इफ़ दे आर एबल टू ब्रिंग इन टुगेदर द राइट काइंड ऑफ नैरेटिव, उनको न्यूमेरिकली लगता है कि हम एनडीए कोएलिशन के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग नंबर है फॉर इंडिया, और प्रॉमिसिंग नंबर इसलिए क्योंकि आप एग्रीगेट में वोट शेयर के पास पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि एनडीए में जो
घटक दल मेन है भाजपा, उसका वोट शेयर 38-37% है आउट ऑफ 45। तो एनडीए की जो गाड़ी है उसमें ज्यादातर जो फोर्स है वो बीजेपी लेके आ रहा है। सही बात। जहां तक इंडिया का सवाल है वो एक्चुअली जेन्युइनली एक कोएलिशन है, क्योंकि उसमें कांग्रेस की जो वोट शेयर है वो सिर्फ 19% है और बाकी जितने भी घटक दल हैं वो काफी न्यूमेरिकली उसमें एडिशन कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ कि एक तो वोट परसेंटेज डिफरेंस कम है, तो इंडिया कोएलिशन को लगता है कि ब्रीच किया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि ऑफ कोर्स कांग्रेस और भाजपा जो मेन कोर है इन अलायंसेस के, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं और पीछे के चुनावों में, जो खासकर पिछले 3 दशक में जो चुनाव हुए 1991 से लेकर 2019 के बीच में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसके डेटा हम देखें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर के संबंध में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है। वो इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि 1991 के चुनाव में कांग्रेस को 36% वोट मिले थे और बीजेपी को तकरीबन 20%। आज 2019 जो पिछला चुनाव है उसमें देखिए कमोबेश ये मामला जो है सीधे उल्टा देख रहा है, यानी कि बीजेपी के पास 37%, 1% थोड़ा ज़्यादा, और कांग्रेस के पास 19-20%। यानी कि जो 1991 से 2019 के बीच का देखें तो जो कांग्रेस और बीजेपी का जो ग्राफ है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये जो बदलाव है इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है, इंटरसेक्शन का वो जो दौर 1998 में था जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच दोनों को 26% वोट मिले थे। उसके बाद से जो चीज है खासकर 2014 से बीजेपी जो है काफी डोमिनेंट पोजीशन धीरे धीरे अग्रसर कर रही है। अभी इसमें जो एक चीज मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा दर्शकों को इस पर प्रकाश डालें, वो ये कि 1991 से लेके 2019 के बीच में जो एक लंबा लगभग 3 दशक का दौर रहा है, उसमें ये जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस बदले हैं पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी के वोटरों के मन में, उसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? क्या ऐसा चीज जमीन पे हो रहा था जिसके वजह से आज कांग्रेस एक डिक्लाइनिंग फोर्स बन चुकी है और खासकर एक स्टैग्नेंट वोट शेयर के साथ 19-20 पे अटक गई है और बीजेपी रातों रात बढ़ रही है, वो 31 से 37% पे पहुंच गई है 2019 के चुनाव। अगर आप भारत का नक्शा देखें और उसको आप इलेक्टोरली अगर आप देखें किस पार्टी को कितनी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र से बिहार के लिए एक रेखा खींचते हैं तो लोअर ऑफ विंध्या और अपर ऑफ विंध्या, नॉर्थ ऑफ विंध्या और साउथ ऑफ विंध्या, दोनों में 235 पार्लियामेंट्री सीट्स डिवाइड होती हैं इंडिया में। भाजपा की स्ट्रेंथ 1991 से यही रही है कि उसने विंध्या के नॉर्थ, पर्टिकुलरली जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के स्टेट्स हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश, इसमें कंटिन्यूसली बहुत बेहतर किया है। वेयर साउथ ऑफ विंध्याज जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर भाजपा काफ़ी पुअर परफॉर्म करती है। नॉर्थ इंडिया में क्योंकि वो ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कभी 50% से ऊपर अगर आप आंकड़े देखेंगे 2019 में भी वो 50% एंड अबव वोट शेयर लेती है ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये एक ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन भाजपा का उसको 38% वोट में भी 303 के करीब सीटें दिलवाता है। तो ये एक उसकी बहुत स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि 37% में वो 303 सीटें ले आती है और जब 91 में 36% वोट थी कांग्रेस की तो वो 250 का भी आंकड़ा नहीं पार की थी। बहरहाल इसी नॉर्थ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया से दो इंटरेस्टिंग आंकड़े हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। जो जैसा आपने बोला कि 235 सीट नॉर्थ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया में है, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो जिक्र कर रहे थे भानु जिन राज्यों में, उनमें 235 में से 194 सीटें बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती, यानी कि जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 83% था। कहने का मतलब ये है कि जो 10 सीटें अगर मान के चलिए बीजेपी ने लड़ी तो उसमें से 8 सीटें वो जीती, तो काफ़ी हाई थी। वहीं उसके उलट जो साउथ ऑफ इंडियाज है वहाँ भी 235 सीटें थी, लेकिन उस 235 में से बीजेपी सिर्फ 72 सीटों पे जीतने में सफल हुई और उनका स्ट्राइक रेट घट के 31% हो गई। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि जो
जो दोनों के बीच का फासला है नॉर्थ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया में बीजेपी के परफॉर्मेंस का, वो 2.5 गुने से भी ज़्यादा है। और यही एक बड़ी वजह है जो बीजेपी को एक डोमिनेंट फोर्स और जो वोट सीट कन्वर्जन है वो काफ़ी हाई कर देती है। एक और डेटा मैं जिक्र करूंगा जो भानु बोल रहे थे 50% से ज़्यादा वोट शेयर का, तो 235 में से 158 सीट नॉर्थ ऑफ इंडिया में थे, यानी 67%, दो तिहाई सीटें जहां पे बीजेपी को 50% या उससे अधिक वोट मिले, जो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। जबकि साउथ ऑफ इंडिया में सिर्फ 27 सीटें, 235 में से 27, उसमें ज़्यादातर कर्नाटका की सीटें थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में डोमिनेंस जो है वो इतना हाई है बीजेपी का कि वहाँ पे किन्हीं की कुछ चल नहीं रही। तो ये जो डोमिनेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह है बीजेपी के इस एरिया में डोमिनेंस का, और क्या ऐसी वजह है जो साउथ में उनका डोमिनेंस अभी तक उतना ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया? खासकर मैं चाहूँगा कि आप नॉर्थ के जो डोमिनेंस है बीजेपी का उस पर थोड़ा सा गहराई से कुछ हमें बताएं। तो वही अगर हम इसी पॉइंट को हम थोड़ा लेके जाएं आगे, नॉर्थ इंडिया इज़ हिंदी हार्टलैंड। यहीं पे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कोर वोटर बेस जो है वो यहीं पर है। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है भाजपा की वो इन्हीं राज्यों में एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ हिंदुत्व और साथ में नेशनलिज्म, ये भी कंट्रीब्यूट करती है। सर्दर्न में थोड़ा हमेशा से जो है आपका फेडरल एक आइडिया रहा है कि फेडरलिज्म के को पुश बैक, फेडरलिज्म के प्रति और यूनिटरी के अगेंस्ट थोड़ा पुश बैक किया गया है। तो ये कुछ कारण हैं और भाजपा नॉर्थ इंडिया की पार्टी रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने साउथ ऑफ इंडिया में नहीं किया है प्रोग्रेस। उनको 235 में से 27 सीटें मिली थी साउथ ऑफ इंडिया में भी, मतलब आपकी 72 सीटें साउथ ऑफ इंडिया में मिली थी, जिसमें से 27 सीटें जो हैं उनको 50% अबव दी गई थी। तो साउथ पे भी वो, साउथ ऑफ इंडिया में भी वो प्रोग्रेस करती है, लेकिन उनका गढ़ जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया है। पर दूसरा कारण ऑब्वियसली है कि जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ उसका 1-on-1 एक तरह से कॉन्टेस्ट रहता है। और डेटा बार बार अब हमको ये दिखाता है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ 1-on-1 कॉन्टेस्ट में आती है तो वो एक तरह से स्वीप करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा जो भानु कह रहे हैं वो डेटा एक हम आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि तकरीबन 192 सीट 2019 में, 192 सीट 2019 में ऐसे थे जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट थी। उनमें से 92% सीट्स यानी कि 176 सीट 192 में से बीजेपी ने जीती थी, यानी कि इतना मैसिव स्ट्राइक रेट था। जबकि बीजेपी जो रीजनल पार्टीज के अगेंस्ट में आप देखेंगे सारे 2019 के चुनाव में लेके, तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट उनका घट के सिर्फ 52% पे आ जाता है, यानी 52 और 92, 40% का फासला है। तो कहने का मतलब ये है, जो कि हमें शुरू से डेटा में देख रहा है कि 91 जो ग्राफ था कि बीजेपी और कांग्रेस इंटरचेंज कर रहे वोट को, फिर यहाँ पे बीजेपी ने कांग्रेस पे काफ़ी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया है। 2014 में भी कमोबेश यही स्थिति थी, 88% सीटें बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट में जीती थी, जबकि रीजनल पार्टी के अगेंस्ट में सिर्फ 47%। हालांकि वहाँ भी 5% का इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी जो कमज़ोर पहलू कह सकते हैं खासकर इंडिया अलायंस का, या मजबूत पहलू कह सकते हैं बीजेपी का, एनडीए का, वो जो करी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस का जो खराब स्थिति है, शायद कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं यही वजह थी जो कि उनको अलायंस करने के लिए मजबूर की, क्योंकि यही कांग्रेस 80 के दशक में अलायंस करने से दूर भागती थी, लेकिन लेट 90s में, और आज उनकी मजबूरी एक तरीके से हो गई। राइट। आई मीन ऑब्वियसली देखिए, इंडिया अलायंस का कोर स्ट्रेंथ यही है कि अरिथमेटिकली वो एनडीए और भाजपा को अरिथमेटिकली एक टक्कर दे सकता है। अगर हम इंडिया को 3 स्टेट्स में डिवाइड करें, जो हमने न्यूज़ में भी पढ़ा है कि इस तरह से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बन रही है, एक तो है वो स्टेट्स जहाँ पे भाजपा अगेंस्ट कांग्रेस है, दूसरे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे भाजपा अगेंस्ट कांग्रेस या इंडिया अलायंस है, और तीसरे स्टेट्स वो हैं जहाँ पर भाजपा वर्सेस या तो अलायंस पार्टनर इंडिया के हैं
या फिर अनएफिलिएटेड हैं। तो इन तीनों स्टेट्स में अगर आप कभी इनका वोट शेयर ऐड करें तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस जब इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलती है तो उसका वोट शेयर काफ़ी फॉर्मिडेबल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में कांग्रेस का अपना वोट शेयर 23% है, पर अगर वो आपके साथ कंटेस्ट करती है चुनाव तो वोट शेयर 46% 2019 में था, विच इज़ अ साइजेबल नंबर, और कंपटीशन में उसको लेके आती है। उसी तरीके काफ़ी दूसरे राज्य है जहां पर अगर आप उनके वोट शेयर घटक दलों के इंडिया के ऐड करेंगे तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में इंडिया अलायंस आ जाती है। तो हाँ, तो पंजाब आप कह रहे थे, दिल्ली कह रहे थे आप, दिल्ली के अलावा पंजाब ऐसे राज्य हैं, हालांकि कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में रही, 2019 में 40% वोट मिले, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से उनका वोट शेयर 48 हो जाती, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है कि कई सीटों को कन्वर्ट करने में। ठीक उसी तरीके से बिहार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आरजेडी के साथ लंबे समय से कांग्रेस अलायंस में रही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का अलायंस होने की वजह से 2019 में 40 में से 39 सीटें वो एनडीए की अलायंस जीती थी। अब वो जो कमोबेश जो वोट है वो बिहार में इंडिया अलायंस का 46% होता है, तो जरूर इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा सीटों को कन्वर्ट करने में। बंगाल में तो 56% हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भले इंडिया अलायंस साथ में लड़ ले, सपा और कांग्रेस साथ में, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी का जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और ये जानना चाहेंगे भानु, अर्थमेटिकली पार्टियों के बीच में इंडिया ग्रुप बीजेपी को एक चैलेंज दे सकता है, जो कि आपने भी जिक्र किया, आंकड़े भी दिखा रहे, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो पार्टियों के बीच जो अलायंस की है, और दूसरा वोटर और पार्टी के बीच जो केमिस्ट्री है, क्या वो उतना सफिशिएंट है, या इसको दूसरे मायने में रखें कि इंडिया अपोजिशन अलायंस को क्या ऐसा चीज़ करना होगा जिसकी वजह से वो रियली में, वास्तविक में, केमिस्ट्रिकली और ना सिर्फ कागजों पे बल्कि वास्तविक में बीजेपी और एनडीए को मजबूती से चैलेंज प्रदान कर सकता है। ये तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन, और पॉलिटिक्स कंटिंजेंट है। जो वोटर है वो ये सोचता है कि मेरी आज की स्थिति क्या है, और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस मुझे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं इन फ्यूचर, और कौन सी पार्टी और पॉलिटिशियन मुझे ये कैपेबिलिटी रखता है उस फ्यूचर को डिलीवर करने के लिए। तो यही पॉलिटिक्स का खेल है। ऑब्वियसली वोट क्यों लोग देते हैं, किस लिए कारण देते हैं, इस पर बहुत सारे शोध, अनुसंधान, रिसर्च चलती रहती है। अब जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका, जहाँ पर मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ पर जो श्वेत वाइट वोटर हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा एक तरह से वोट बैंक अगर उनको कहा जाए है, उनकी एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर के हिसाब से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिपब्लिकन जाएंगे या डेमोक्रेट। जो थोड़े कम पढ़े लिखे या कम शिक्षा वाले वाइट हैं, श्वेत हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं, और जो पढ़े लिखे श्वेत हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाते हैं। तो इंडिया के, बस मैं थोड़ा लाऊंगा कि इंडिया के संदर्भ में ऐसे कुछ रिसर्च या इस तरीके के एनालिसिस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इंडिया में तो बहुत क्या की वेरिएबल्स है इंडिया के इलेक्शन को प्रेडिक्ट करने का? इंडिया में देखिए, द सेलियंस जो रहा है वो आइडेंटिटी का, कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इस तरह की आइडेंटिटीज को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बनाया गया है कि ये चीज़ें आपके वोट या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन एक चीज़ जो हम बार बार देख रहे हैं अपनी फील्ड विजिट्स में, 2015 के बाद जो हमने फील्ड हमारा इलेक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें एक चीज़ जो साफ आती है कि इट इज़ नॉट दैट नीट। लोग जो हैं वो आइडेंटिटी या कम्युनिटी के से हटकर आगे जाकर भी वोट देते हैं। कास्ट या आइडेंटिटी जो भी है वो एक तरह से इंश्योरेंस है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा है इस चुनाव में, तो आई विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। एटलीस्ट कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई बंगाली है, वो मुझे अपनी सर्विस इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस दे देगा। पर मुझे लगता है कि हमने टाइम एंड अगेन हमको अपनी डेटा में भी और इलेक्शन रिजल्ट्स में भी पता लगे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिशियन एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ यूनिवर्सलिज्म, सबके लिए जो पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें नो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोई नहीं है, उनका सक्सेस रेट काफी है। तो टीएमसी में आप बंगाल में टीएमसी देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स देख लीजिए, हिमाचल या कर्नाटक में देख लीजिए,
तो ये पॉलिटिक्स ऑफ नॉन एक्सक्लूजन और पॉलिटिक्स फॉर एवरीबॉडी कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट सबको दूंगा, एक तरीके से जो ये नैरेटिव है, इस पर लोग बियॉन्ड कम्युनिटी वोट करते हैं। टू गिव यू वन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम यादवों की पार्टी कंसिडर की जाती है। उनका अगर आप एग्रीगेट करें वोट शेयर तो वो 27% आता है, परंतु हमने देखा है कि 2022 में उनको 37% वोट शेयर मिला। अब ये कहना गलत है कि सिर्फ हर मुसलमान या हर यादव एसपी को ही वोट दे रहा है या हर ठाकुर, हर राजपूत सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन मोटा मोटी पर ये जो 10% वेरिएशन है वोट शेयर में, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, हिमाचल में 95% पॉपुलेशन हिंदू है, लेकिन फिर भी भाजपा चुनाव हारी स्टेट का। आपको मैं बिहार का एग्जांपल दे सकता हूं कि जो कोएलिशन या आरजेडी का जो कोर वोटर बेस है, उससे उनको ज्यादा वोट शेयर मिलता है। बंगाल में भाजपा का जो कोर वोटर बेस माना जाता था, उससे उनको ज्यादा वोट मिला। तो लोग रेडी होते हैं बियॉन्ड आइडेंटिटी वोट करने के लिए, जब आपको एक नैरेटिव, एक प्रॉमिस दिया जा रहा है कि ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से देखिए 2014 के बाद जो पूरे देश में जो बदलाव आए हैं बड़े इलेक्टोरल, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, जो माना जाती थी बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी, वो उससे कहीं ज़्यादा लगभग दुगने वोट ला रही है। बहरहाल हम अपने अगले सेक्शन और लास्ट सेक्शन में जाएंगे, जहाँ चुनौतियों को लेकर चर्चा हम करना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव को देखते हुए इन दोनों गठबंधनों में क्या मेजर चुनौतियाँ आपको देखती है? इसमें दो तीन चीजें होंगी। एक तो देखिए, जो मैंने अभी कहा नैरेटिव, 2014 के बाद भारत की पॉलिटिक्स में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें एक नो एक्सक्लूजन यूनिवर्सल पॉलिटिक्स का एक पैराडाइम आया है। तो जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, इंडिया अलायंस को एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा बियॉन्ड देयर ओन इंडिविजुअल वोट बैंक्स और वोट शेयर, कि हम भाजपा की जो पॉलिटिक्स है उससे बेहतर सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं, एक इक्वल जस्ट सोसाइटी का क्रिएशन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इंडिया जो अलायंस है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसके जो घटक दल हैं वो अपने अपने एरियाज या अपने अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पकड़ना चाहते हैं, जबकि वो ऑल इंडिया एक विजन नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज तो ऑब्वियसली जो हमने अभी कहा है कि भारत का नक्शा अगर विंध्या को डिवाइड करें तो 235 सीट विंध्या के नॉर्थ, 235 सीट विंध्या के साउथ। भाजपा का गढ़ है 235 जो ऊपर विंध्या से नॉर्थ सीट है, वो स्वीप करती है उस एरिया को। अगर कांग्रेस का ये जो इंडिया अलायंस है उस 235 सीट्स में सेंध मारती है, तो बीजेपी इज वेरी वल्नरेबल। लेकिन अगर दक्षिण में जो 235 सीट्स हैं, जहां पर इंडिया और उसके अलायंस स्ट्रांग है और बीजेपी वीक है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में बीजेपी 10 में से 8 सीट जीतती है, साउथ ऑफ इंडिया में 10 में से 3 सीट जीतती है। तो अगर भाजपा 10 में से ज्यादा सीट साउथ ऑफ इंडिया जीते, तो वो भाजपा के लिए एडिशन होगा और उनके लिए माइनस होगा। और ऑब्वियसली आखिरी बात, जो मतलब आप जिसको बोलते हैं ना, आप विच एवर वे यू कट द केक, द फैक्ट इज दैट कांग्रेस हैज टू इंप्रूव इट्स वोट शेयर। अगर कांग्रेस अपना वोट शेयर 19% से 25% तक भी ले जाती है, तो अलायंस में भी बम्प होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, सार संक्षेप देखा जाए तो जो कमजोर कड़ी है उसको मजबूत प्रदान करना पड़ेगा। यानी कांग्रेस को ना सिर्फ अपना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि उन एरिया में बढ़ाना पड़ेगा जहां पे वो डायरेक्ट कंटेस्ट में है बीजेपी के। सवाल यही है, क्या बीजेपी कांग्रेस वो जो फासला है बीजेपी के प्रति, वो कितना हद तक वो कमी कर पाती है और कितने सीट में कन्वर्ट करती है। बहरहाल हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। भानु जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद।